नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के राजन सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पर ये राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें 41 नंबर तक क्वेश्चन हल करवाए गए थे। तो उसी के आगे आज की इस वीडियो में 42 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताना है। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों में क्या है, यहाँ अनुलोम समानुपात है। यानी कि यहाँ पर देखिए, अनुलोम का मतलब है, देखिए यहाँ पर 4 किलोग्राम चाय लेंगे तो उसका मूल्य देखिए 420 रुपये है। अगर 12 किलोग्राम लेना होगा तो देखिए, जब यहाँ पर किलोग्राम बढ़ेंगे तो चाय का मूल्य जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या है, अनुलोम समानुपात है। तो यहाँ पर देखिए, चाय की मात्रा लिख लेंगे एक तरफ और एक तरफ मूल्य लिख लेंगे और फिर जो है देखिए, 4 किलोग्राम चाय जो है वो 420 रुपये की है। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर 12 किलोग्राम चाय कितने की होगी तो उसको हम मान लेंगे कि माना x रुपये की होगी। इस तरीके से मान लेंगे और फिर दोनों जो है इस तरीके से देखिए एरो लगा लेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या हैं, अनुलोम समानुपात में। इस तरीके से जो है दोनों तीरें नीचे की तरफ लगेंगी और फिर देखिए समानुपात में, इसलिए यहाँ पर देखिए 4:12 लिख लेंगे और फिर समानुपात यहाँ पर देखिए 420 x लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इसको समानुपात के रूप में लिख लेंगे और फिर देखिए समानुपात में क्या होता है कि जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए, मध्य पदों का गुणा करेंगे और जो है उसको बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये बाह्य पद हैं, इनका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x और फिर देखिए जो मध्य पद हैं उनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 गुणे हो जाएगा हमारा 420 और फिर देखिए यहाँ पर हम x को एक तरफ रखेंगे और फिर 12 गुणे 420 हो जाएगा और फिर बटे हमारा हो जाएगा कितना, 4। अब यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और फिर देखिए 3 का जो है 420 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 शून्य शून्य हो जाएगा और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1260 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारा हो जाएगा 1260 रुपये। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऐकिक नियम से भी हल कर सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य देखिए दिया गया है जो है 420 रुपये और हमको यहाँ से निकालना है 1 किलोग्राम। तो देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 420 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 से जब 420 को भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा और फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। बीच में जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही बचेगा तो आगे जीरो लगाने के लिए जो है यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 105 आ जाएगा और 105 का जब हम 12 से गुणा करेंगे यानी कि 105 जो आया है वो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए जब 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे तो 12 से इसका गुणा कर लेंगे तो 12 पंचे 60, 60 का जीरो हो जाएगा और फिर 12 शून्य शून्य और 60 का 6 बचा था उसको लिखेंगे, फिर 12 एकम 12। तो इस प्रकार से 1260 आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऐकिक नियम से कर लीजिए और चाहे इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर हल है उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको हल किया जा सकता है। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि 2 अनुपात समान हों, यानी कि जब 2 अनुपात समान हो तो वह समानुपात कहलाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक अनुपात दिया हुआ है 5/10 और दूसरा दिया हुआ है 4/8। अब यहाँ पर देखिए 5/10 को सरल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए 1:2 आ जाएगा और 4:8 को सरल करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 यानी कि 1:2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से उपर्युक्त जो 2 उदाहरण दिए गए हैं इन दोनों स्थितियों में देखिए परिणाम जो है 1:2
2 है, अतः दोनों अनुपात जो हैं वो क्या होंगे, समानुपात में होंगे। तो इस प्रकार से यदि 2 अनुपात समान हों तो वे क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है इसकी, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें। अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें। देखिए इसके बारे में कई बार आप लोगों को हम क्वेश्चन सॉल्व कराते समय बता चुके हैं अनुलोम और प्रतिलोम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अनुलोम समानुपात को जो है स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए जब 2 राशियाँ x व y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। यहाँ पर देखिए पढ़ने पर लिखा, पढ़ने नहीं, यहाँ पर बढ़ने होगा, यानी कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y भी उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियाँ अनुलोम समानुपात कहलाती हैं तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा समानुपात भी कहते हैं, यानी कि अनुलोम समानुपात जो होता है उसको आप सीधा समानुपात भी कह सकते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों जो 2 तीरें लगती हैं वो दोनों तीरें जो है वो नीचे की तरफ इस तरीके से लगती हैं। जैसे अभी आप लोग ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो उसी तरीके से देखिए जो तीरें हैं वो क्या होंगी, वो नीचे की तरफ लगेंगी। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, देखिए ये तीरें लगी हुई हैं नीचे की तरफ दोनों। तो इस तरीके से अनुलोम समानुपात में दोनों तीरें नीचे की तरफ लगाते हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट करें। प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट करें। तो देखिए जस्ट जो है अनुलोम समानुपात का जस्ट उल्टा ये है प्रतिलोम समानुपात। देखिए प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहा जाता है, यानी कि उसको सीधा समानुपात कहा जाता है अनुलोम को, और प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि मान लीजिए x हो और y हो, तो x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तथा y का मान घटाने पर x का मान बढ़ता है। प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसमें देखिए जो प्रतिलोम समानुपात होता है इसमें एक तीर अगर आप नीचे को लगाए हैं तो दूसरी तीर जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो इस प्रकार से ये प्रतिलोम समानुपात होता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 50 छात्रों है तो 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए छात्रावास में 30 छात्रों के आ जाने से छात्रावास के छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए छात्रावास में 50 छात्र थे और जो है 30 छात्र और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 50 30 80 हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक तरफ लिख लेंगे छात्रों की संख्या और दूसरी तरफ लिख लेंगे दिन, यानी कि भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले से दिया हुआ है कि 50 छात्रों के लिए 40 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, और यदि 30 छात्र और आ जाते हैं तो देखिए 30 छात्र और आ जाएंगे तो 80 छात्र हो जाएंगे, तो भोजन कितने दिन चलेगा ये यहाँ पर ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए जब 80 छात्र हो जाएंगे तब हम मान लेंगे कि माना भोजन जो है वो x दिन चलेगा। अब इनको जो है देखिए जब छात्रों की संख्या यहाँ पर देखिए कम होगी तो भोजन क्या होगा, ज़्यादा दिन चलेगा, और जब छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो भोजन कम दिन चलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिलोमानुपात होगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एक तीर नीचे की ओर लगाएंगे और एक तीर ऊपर की ओर लगाएंगे, और इस तरीके से इसको जो है समानुपात के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 50 अनुपात 80 और समानुपात यहाँ पर x अनुपात 40 लिख लेंगे, यानी कि जो है एरो वाली संख्या जैसे यहाँ पर देखिए नीचे जो है बाद में रख रहे हैं, तो जो है यहाँ पर भी एरो वाली संख्या जो है क्या करेंगे, जो है एरो की जो नोक है वो वाली संख्या जो है बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको जो है लिखना है समानुपात के रूप में। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो है मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है समानुपात में, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए वाह्य पद हो जाएंगे 50 गुणे 40 और बराबर मध्य पद हो जाएंगे 80 गुणे x। अब x को एक तरफ रखेंगे और जो है 80 को भी 75 कर देंगे, तो देखिए 80 x के साथ में गुणा कर रहा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो है
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर 2 से काटेंगे 50 को, तो 25 दूना 50 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दिन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो वो 25 दिन में ख़त्म हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा, यानी कि कोई भी भिन्न दी हुई हो या कोई भी संख्या दी हुई हो, अगर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो 2 हो जाएगा। जैसे जो है 5/3 का ज्ञात करना है तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि जस्ट संख्या को क्या करना है, पलट देना है, और केवल संख्या जो है भिन्न के रूप में न दी हुई हो, ऐसे सिंपल संख्या दी हुई, जैसे 5 दिया है तो 5 का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है, जो संख्या दी हुई हो जो है उसमें गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए तो वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 2 में 1/2 का गुणा करेंगे, इस तरीके से जैसे 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और जैसे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो 2 होगा, तो देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसका उस संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, जो संख्या दी हुई होती है जस्ट उसी का उल्टा कर देते हैं, यानी कि संख्याओं को पलट देते हैं तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। और देखिए योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम भी पूछा जाता है, तो योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए या योज्य प्रतिलोम कहा जाए, दोनों का मतलब एक होता है। तो वहाँ पर देखिए कोई भी संख्या माइनस में दी हुई हो तो वो प्लस में हो जाती है, और कोई भी संख्या प्लस में दी हुई हो तो वो माइनस में हो जाती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बाकी संख्याओं को पलटते नहीं हैं, यानी कि जैसे -5 दिया है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। और अगर 1/2 दिया हुआ है माइनस का तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए प्लस का जो है 1/2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिर्फ उसका चिन्ह चेंज करते हैं, संख्याओं को पलटते नहीं हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्याओं को पलट देते हैं, और योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह जो है परिवर्तित कर देते हैं, प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है और माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, यानी कि इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 10 की पावर -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। 10 की पावर -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए जो 10 की पावर -1 है, देखिए यहाँ पावर माइनस में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जो है 1/, के रूप में लिख लेंगे, यानी कि जब जो है संख्या ऊपर हो और उसको बटे में नीचे कर देंगे, यानी कि अंश को हम हर बना लेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर -1 है, तो यहाँ पर 1/, हम क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, यानी कि 10 की पावर +1 हो जाएगा, और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से 1/10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर -2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 10 की पावर -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/10 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 100 हो जाएगा, तो 1/100 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, 12 गायें अथवा 8 भैंसें
एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 8 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी? 12 गायें अथवा 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी? तो देखिए हम यहाँ पर क्या करें, ये देखिए यहाँ पर जो गायें हैं उनको या तो आप भैंसें बना लीजिए और या तो जो भैंसें हैं उनको आप गायें बना लीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 12 गायों बराबर 8 भैंसें दिया गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो भैंसें दी हुई हैं उनको आप गाय में चेंज कर लीजिए और चाहे जो गाय दी गई हैं उनको आप भैंस में चेंज कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 गायों का चरना बराबर कहा गया है कि 8 भैंसों के चरने के बराबर है, क्योंकि 12 गायें अथवा 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। यानी कि चाहे 12 गायें हों और चाहे 8 भैंसें हों, एक चारागाह की घास जो है वो 10 दिन में चर सकती है। तो यहाँ पर 12 गायों का चरना बराबर 8 भैंसों के चरने के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक गाय का चरना बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8/12 भैंसों का चरना कर लेंगे। अब 3 गायों का चरना हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम गायों को भैंसों में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 गायें दिया हुआ है, तो इस 3 गायों को हम चेंज कर लेंगे कि भैंसें कितने बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 गायों का चरना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक गाय का चरना 8/12 भैंसों के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 गायों का चरना क्या हो जाएगा, 8/12 में 3 का गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 और फिर नीचे 4 आएगा और 4 से फिर 8 को काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 भैंसों का चरना हो जाएगा, यानी कि 3 गायों का चरना बराबर कितना हो जाएगा, 2 भैंसों के चरने के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 3 गाय बराबर जो है 3 गाय और 3 भैंसें कितने दिन में चर लेंगी ये कहा गया। तो यहाँ पर देखिए 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गाय बराबर हम 2 भैंसें निकाल चुके हैं। तो यहाँ 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना बराबर क्या हो जाएगा, 2 भैंसों का चरना प्लस 3 भैंसों का चरना, क्योंकि यहाँ पर तो 3 भैंसें दिया ही है और 3 गाय को हम भैंसों में चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 भैंसें और प्लस 3 भैंसें कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना हमारा निकल आएगा। तो देखिए 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना क्या हो जाएगा, 5 भैंसों के चरने के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम अलग अलग इनको लिख लेंगे, भैंसें और दिन। देखिए जब 8 भैंसें कहा गया है कि 10 दिन में चर लेती हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 भैंसें जो है वो कितने दिन में चरेंगी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर 5 भैंसें कितने दिन में चरेंगी उसको हम x मान लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जब भैंसें देखिए ज़्यादा होंगी तो घास जो है वो क्या होगी, कम दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और जब भैंसें कम होंगी तो घास जो है वो क्या होगी, अधिक दिनों तक चलेगी। तो इस प्रकार से दोनों में क्या है, प्रतिलोमानुपात है। तो देखिए यहाँ पर एक तीर जो है नीचे की ओर लगेगी और एक ऊपर की ओर लगेगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या हो जाएगा, प्रतिलोमा अनुपात हो जाएगा। और फिर आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात के रूप में लिख लेंगे 8:5 और समानुपात x:10। और फिर देखिए x को एक तरफ रखेंगे और जो है 5 है उसको 75 कर लेंगे, यानी कि मध्य पदों का गुणा बराबर वाह्य पदों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 10 होगा, और फिर जो है 5 जो x के गुणे में होगा उसको यहाँ पर 75 कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 गुणे 10/5 हो जाएगा। अब 5 से जो है 10 को भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है x बराबर कितना आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। यानी कि 12 गायें या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चरेंगी, तो वो चरेंगी 16 दिन में। 16 दिन ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। देखिए 5 की पावर 5 और भागे 5 की पावर 3 को हल कीजिए या इनका मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 तरीकों से हल किया गया है। एक तरीका देखिए ये है कि पहले 5 की पावर 5 दिया हुआ, तो इसको देखिए 5 की पावर 5 का मतलब है 5 का गुणा 5 बार ऊपर लिख दिया गया है, और फिर भागे का मतलब जो है बटे में 5 का क्यूब दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिख लेंगे, और फिर देखिए
3 बार 5 नीचे है तो 3 बार 5 नीचे वाला काट देंगे ऊपर वाले 3 बार 5 से, तो ऊपर देखिए 5 गुणे 5 हमारा बच जाएगा और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, चाहे आप लिखिए 25 और चाहे लिखिए 5 का स्क्वायर। और देखिए दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 और भागे दिया हुआ है 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए जो है बेस समान है, दोनों जगह पर 5 है, तो हम क्या करेंगे कि जो है भाग में घातें घट जाते हैं, तो यहाँ पर जो घातें हैं उनको माइनस कर लेंगे तो 5 - 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 की पावर देखिए 5 - 3 दिया हो, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी 5 स्क्वायर आ रहा है और नीचे भी 5 स्क्वायर आ रहा है, यानी कि दोनों जो है तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 गुणे 3 की पावर -3 का सरलीकरण कीजिए। 1/8 गुणे 3 की पावर -8 का सरलीकरण कीजिए। तो देखिए 1/8 गुणे 3 की पावर -3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 गुणे देखिए माइनस में पावर दी गई है तो हम उसको चाहें तो 1 अपान में कर लेंगे। तो 1 अपान में करेंगे तो जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/8 गुणे 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। और फिर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो 8 है 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए दूसरा जो पद है उसको गुणे के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 1/3 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लिए हैं 1/2 की पावर 3 और इसको ऐसे ही गुणे के रूप में लिख लेंगे 1/3 की पावर 3। और फिर देखिए जो है यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। और फिर देखिए नीचे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम 2 गुणे 3 और की होल पावर 3 कर सकते हैं, यानी कि दोनों के जो है पावर में 3 है। तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। और देखिए जब 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 तियाई 6 हो जाएगा और 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/6 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान बताइए। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 की पावर -2 दिया हुआ है और गुणे दिया हुआ है 3 की पावर -5। इनका गुणा जो है हमको ज्ञात करना है, गुणनफल इनका ज्ञात करना है। तो देखिए जो है बेस यहाँ पर दोनों के समान हैं, तो हम क्या करेंगे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो गुणा में घातें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक घात माइनस की है और एक प्लस की है, तो घातें जुड़ेंगी तो, लेकिन माइनस होने की वजह से दोनों आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 2 घट जाएगा, तो देखिए 5 संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 का गुणा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान 27 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। देखिए किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो हम बताए थे उसको जो है प्लट देना है, यानी कि कोई संख्या ऐसे सिंपल लिखी हुई हो, भिन्न के रूप में ना लिखी हुई हो तो उसको 1 अपान में कर देंगे। और अगर भिन्न के रूप में दी हुई हो तो जो हर है उसको अंश बना लेंगे और जो अंश है उसको हर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल ऐसे संख्या लिखी हुई ए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। और चाहें तो इसको हम जो है ए को ऊपर ले जा सकते हैं। जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ए की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो क्या होगी माइनस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका गुणात्मक प्रतिलोम या तो हम लिख सकते हैं 1/a और या तो लिख सकते हैं ए की पावर -1। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निकालने की विधियां कौन कौन हैं। धन निकालने की विधियां कौन कौन हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे इन विधियों के बारे में कि बैंक से अगर आपको धन निकालना है तो उनको आप
किन विधियों द्वारा निकालते हैं? तो यहाँ पर देखिए आहरण फार्म द्वारा पहली विधि है, दूसरी है चेक द्वारा, तीसरी है एटीएम द्वारा। तो एटीएम और चेक सभी लोग जानते होंगे। आहरण फार्म द्वारा का मतलब है जो सिंपली ऐसे आप बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, जब आपके पास चेक ना हो, एटीएम ना हो, तो आप क्या करते हैं? विदड्रॉल भरते हैं, और जो विदड्रॉल भरते हैं वही आहरण फार्म होता है, तो उसी को आहरण फार्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 विधियों के द्वारा जो है बैंक से धन निकाला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। चेक कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। तो देखिए चेक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए वेयर चेक, आदेशित चेक, वेयर चेक, आदेशिक चेक और क्रॉस चेक, जिसको आप रेखांकित चेक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चेक 3 प्रकार के होते हैं, वेयर चेक, आदेशिक चेक और क्रॉस चेक, जिसको आप रेखांकित चेक भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के चेक होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है? वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो देखिए बैंक जाने के देखिए जो मेन उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं। वहाँ पर जो है अगर आप बैंक गए हैं तो ये मेन उद्देश्य हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेन 3 उद्देश्य होते हैं, तो वो आप लोग जान लीजिए। देखिए धन जमा करने या ऋण लेने या तो आहरण करने। आहरण का मतलब है कि धन निकालने। देखिए यहाँ पर धन जमा करने हो गया, ऋण लेने और जो है आहरण करने। आहरण का मतलब क्या हो जाएगा कि धन को निकालने। तो इस प्रकार से 3 कारण से हम बैंक जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है? स्पष्ट करें। बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है? स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है, क्योंकि बिना खाता के जो है हम बैंक में धन जमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको धन जमा करना है बैंक में तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक खाता खोलना पड़ेगा, बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित आवेदन पर अंकित सूचनाओं को साक्ष्य के साथ भरना पड़ता है। यानी कि एक फॉर्म मिलता है, उस आवेदन फॉर्म को क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है, और उसमें जो साक्ष्य जो है सूचना में पहले दिए गए हैं कि ये चीज़ लगानी पड़ेगी, उसको आपको लगाना पड़ेगा। फिर बैंक की मांग जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 करना होता है। फिर खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता की ज़रूरत पड़ती है जिसका खाता उसी बैंक में होता है। यानी कि जो है अगर हम खाता जो है खुलाएं तो जो है एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जिसका उसमें खाता हो, यानी कि जो है उसकी गवाही लगती है, जिसको आप लोग गवाह बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसकी गवाही लगती है। अब तो 2 जो है गवाहों की ज़रूरत लगती है। हो सकता है पहले एक ही गवाह से काम चल जाता हो, लेकिन अब तो खाता खोलने के लिए 2 गवाहों की ज़रूरत भी लगती है। तो देखिए खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता की ज़रूरत पड़ती है जिसका खाता उसी बैंक में होता है। परिचयदाता अपना बैंक में किया हस्ताक्षर करके अपनी खाता संख्या लिखता है और यह भी अंकित करता है कि इन्हें हम कितने दिनों से जानते हैं। बैंक में खाता खोलने वाले को एक पासबुक जारी की जाती है जिसमें धन जमा करने एवं निकास करने का विवरण दर्ज होता है। यानी कि एक पासबुक मिलती है जिसमें जो धन आप जमा करेंगे या जो निकालेंगे उसका विवरण जो है उसी पासबुक पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी अभी हल कर चुके हैं। यानी कि अगर पावर माइनस में दी हुई है तो उसको हम क्या करेंगे 1 अपान यानी कि 1 के बटे में लिख लेंगे। तो जो है वो पावर जो माइनस में है वो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, और जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगी, क्योंकि P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए
जो है 10⁻³ दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/10⁻³ लिख लेंगे, यानी कि जब बटे में ले आएंगे तो जो माइनस की पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इसको हम 1 देखिए इस तरीके से 1000 भी लिख सकते हैं, तो 1/1000 भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या में चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, -5⁻⁻4 गुणे -5⁻³ को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी बेस समान है, यानी कि -5 -5 दोनों जगह दिया हुआ है और बीच में गुणे का चिन्ह है। इसका मतलब दोनों में क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस -5 है, तो बेस में -5 को लिखेंगे और फिर दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो -4 और -3 को जोड़ेंगे। तो देखिए माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि ये दोनों संख्याएं जुड़ तो जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। तो इस प्रकार से -5⁻⁻7 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, तो -5⁻⁻7 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंक किसे कहते हैं, बैंक किसे कहते हैं। तो देखिए बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने तथा उधार यानी कि ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में जिसके पास अधिक पैसा हुआ करता था वो अपना धन जमीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, यानी कि जब पहले जो है बैंक नहीं हुआ करते थे तो लोगों के पास ज़्यादा धन होता था तो वह क्या करते थे कि जो है किसी पात्र में धन को भर करके उसको नींव में या ज़मीन में गाड़ देते थे और वहीं पर उसको छिपा देते थे और कोई पहचान लगा देते थे, जिससे भविष्य में उसको जो है जान सकें कि ये कहाँ पर धन रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ज़मीन में गाड़ देते थे। लेकिन अब जब बैंक हो गए हैं तो बैंक में क्या करते हैं कि बचा हुआ धन या जो धन उनके पास एक्स्ट्रा होता है उसको बैंक में डाल देते हैं। आगे देखिए, परंतु अब बैंक हो जाने से अपना धन बैंक में रखते हैं, जिससे देश के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता के कोई 3 प्रकार बताइए, खाता के कोई 3 प्रकार बताइए। तो देखिए खाता के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है आवर्ती या जमा खाता। तो इस प्रकार से देखिए 3 खाते होते हैं, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जिसको संचयी जमा खाता भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण फार्म किसे कहा जाता है, आहरण फार्म किसे कहा जाता है। तो अभी आप लोगों को पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि देखिए जब हम बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो विदड्रॉल भरते हैं उसी को क्या कहते हैं, आहरण फार्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ, जब हम बैंक से अपना धन निकालते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, आहरण फार्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्या यह सत्य है। देखिए दिया हुआ है, ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक यानी कि तिमाही, षटमासिक यानी कि छमाही भी किया जाता है। ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ सत्य है, क्योंकि ब्याज दर जो है वो क्या होती है, त्रैमासिक, षटमासिक और वार्षिक ये सभी किया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। देखिए 2 का स्क्वायर को हल करें, 2 के स्क्वायर को हल करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यानी कि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 हमको करना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 8 का मान ज्ञात करना, यानी कि देखिए कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि 2 का गुणा 8 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 × 8 = 16 आंसर आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 2 का गुणा 8 से नहीं करना है, यहाँ पर 2 का गुणा 8 बार करना है। तो इस प्रकार से 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का गुणा 8 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो जाएगा। तो देखिए 64 दूना हो जाएगा हमारा 124 और 124 नहीं 64 दूना हो जाएगा 128 और फिर 128 दूना कितना हो जाएगा 256। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 × 2/7 × 2/7 का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 दिया हुआ है, यानी कि 2/7 3 बार दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2/7 की होल पावर 3 हो जाएगा। और जब 2/7 की होल पावर 3 करेंगे तो देखिए 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर 7 का क्यूब का मतलब 7 गुणे 7 करेंगे और फिर गुणे 7, यानी कि 7 सत्ता 49 और 49 सत्ते कितना हो जाएगा 243। तो इस प्रकार से 8/243 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1/1000 और देखिए रूट के अंदर है करंडी घात 3 है का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/1000 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 का जो घनमूल है वो 1 ही होगा। और देखिए 1000 का घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 3 बार जब 10 का गुणा करेंगे तो देखिए करंडी की जो है करंडी के बाहर अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पर देखिए 3 जो है इस संख्या का जो है 3 का जोड़ा 1 बन रहा। तो यहाँ पर जो है 3 के जोड़े में से क्या करेंगे, एक बार जो है 10 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 1/1000 का जो है घनमूल क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खातों का प्रकार बताइए। बैंक खातों का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर देखिए आंसर है इसका, बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए कई प्रकार से खाता खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन जो है खातों के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता और चौथा है संचयी यानी कि आवर्ती जमा खाता और फिर पांचवा है अल्प वयस्क का खाता। तो देखिए पहले के बारे में जान लेते हैं। देखिए बचत खाता क्या है। तो देखिए बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारक को बचत करने की भावना को प्रेरित करता है। यह खाता न्यूनतम 500 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। इसमें जमा धन पर ब्याज मिलता है, यानी कि जितना धन जमा होता है उस पर ब्याज मिलता है। अब देखते हैं अगला जो है खाता। तो देखिए अगले खाते का प्रकार है चालू खाता। तो देखिए चालू खाता क्या होता है, बड़े व्यापारी कंपनियां निगम एवं संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वो चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खुलवाते हैं। इसमें जमा धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। देखिए चालू खाते में क्या होता है, जो है धन जमा होता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट खाता कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट है सावधि जमा खाता। तो देखिए इसमें धन निश्चित समय हेतु जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसमें ब्याज वार्षिक, छमाही या तिमाही परिकलित किया जाता है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए जमा होता है, उससे जो है पहले आप जो है उसको निकला नहीं सकते हैं और उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसको आप दिखा करके जब टाइम पूरा हो जाए तब आप अपने धन को निकलवा सकते हैं। फिर देखिए अगला जो है खाता है। तो देखिए अगला खाते का प्रकार है आवर्ती यानी कि संचयी जमा खाता। तो देखिए ये इसमें क्या होता है, देखिए इसमें निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है। इसे आरडी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आरडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक निश्चित धन और प्रतिमाह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है, इसे आरडी कहते हैं। इस खाते को खोलने की सुविधा डाकघरों में भी मिल जाती है, यानी कि डाकघरों में भी इस प्रकार का खाता खोला जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।